ये है टॉलेमिक डायनेस्टी की कहानी और उसकी सबसे प्रसिद्ध रानी क्लियोपैट्रा 7 की। साल 70 से 69 BCE में जन्मी क्लियोपैट्रा एक ऐसे परिवार की थी जो 300 साल से मिस्र पे राज कर रहा था। उसके पिता टॉलमी 12वें को औलेटीज या बांसुरी वादक कहा जाता था। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब क्लियोपैट्रा अपने 20वें साल में थी तो उसकी शादी अपने छोटे भाई टॉलमी 13वें से हुई जो सिर्फ 10 साल का था। ये शादी नहीं थी बल्कि एक बच्चे के साथ एक शत्रुतापूर्ण कॉर्पोरेट मिलाए था। लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं और क्लियोपैट्रा को जल्द ही पता चल गया कि सत्ता का खेल कितना खतरनाक हो सकता है। जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो क्लियोपैट्रा और उसका भाई संयुक्त शासक बने। लेकिन भाई बहन के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया और अंततः क्लियोपैट्रा को निर्वासन में जाना पड़ा। यहीं से शुरू होती है उसकी सबसे प्रसिद्ध कहानी। 48 BCE में जब जूलियस सीजर अलेक्जेंड्रिया पहुंचा तो क्लियोपैट्रा ने एक ऐसा नाटकीय प्रवेश किया जो इतिहास में अमर हो गया। उसने खुद को एक कालीन में छुपाया और महल में तस्करी करवाई। यह सिर्फ एक प्रवेश नहीं था बल्कि फ्रिंज के साथ एक नाटकीय मध्यमा अंगुरी थी। सीजर इस साहसिक चाल से इतना प्रभावित हुआ कि उसने क्लियोपैट्रा का साथ दिया। इस मुलाकात से न केवल एक राजनीतिक गठबंधन बना बल्कि एक रोमांटिक रिश्ता भी शुरू हुआ जिससे बाद में सिजेरियन नाम का एक बेटा पैदा हुआ। क्लियोपैट्रा की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह कम से कम 9 भाषाएं बोल सकती थी जिसमें मिस्री भाषा भी शामिल थी। यह उसके मैसेडोनियन ग्रीक परिवार में पहली बार था कि किसी ने मिस्री भाषा सीखी थी। वह अपने पूर्वजों की तरह सिर्फ ग्रीक में बात नहीं करती थी, वह अपनी प्रजा से उनकी भाषा में बात करती थी जो एक शानदार राजनीतिक चाल थी। उसने खुद को देवी आइसिस के अवतार के रूप में प्रस्तुत किया जो मिस्री लोगों के दिलों में उसकी जगह पक्की कर देता था। वह कह सकती थी, मैं देवी हूं, अब कृपया आईलाइनर दो और मुझे दिव्य कहो। उसकी यह रणनीति इतनी कामयाब थी कि पुजारी और जनता दोनों उसका समर्थन करने लगे। लेकिन क्लियोपैट्रा की कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब सीजर की हत्या के बाद मार्क एंटनी रोम की राजनीति में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना। क्लियोपैट्रा ने बहुत सोच समझकर एंटनी को अपना साझीदार चुना। वह जानती थी कि उसे और वारिस चाहिए और एंटनी सबसे उपयुक्त विकल्प था। उनकी मुलाकात भी कम नाटकीय नहीं थी। क्लियोपैट्रा ने खुद को देवी एफ्रोडाइट के रूप में सजाया और सोने की नाव पर एंटनी से मिलने गई। यह सिर्फ एक आदमी को रिझाना नहीं था बल्कि एक साम्राज्य की भर्ती थी। एंटनी इतना मोहित हुआ कि उसने रोमन मंदिर में क्लियोपैट्रा की सोने की मूर्ति तक लगवा दी जो रूढ़िवादी सेनेटरों के पंख रफल करने के लिए काफी था। उनके रिश्ते की सबसे प्रसिद्ध कहानी है मोती वाली शर्त की। प्लिनी द एल्डर के अनुसार एंटनी ने क्लियोपैट्रा से कहा कि वो सबसे महंगा भोजन नहीं बना सकती। क्लियोपैट्रा ने एक अमूल्य मोती को सिरके में घोलकर पी लिया, सीधे आंखों में देखते हुए। यह सिर्फ एक शर्त जीतना नहीं था बल्कि अपनी संपत्ति और साहस का प्रदर्शन था। वो कह रही थी कि अपने सीनेट से कहो कि मैं अप्रभावित हूं और तुम्हारे टोगा को स्त्री की जरूरत है। एंटनी के साथ उसके जुड़वा बच्चे भी हुए और वो एक रोमन मिस्री राजवंश बनाने का सपना देख रही थी। क्लियोपैट्रा की सुंदरता की दिनचर्या भी उतनी ही दिलचस्प थी जितनी उसकी राजनीति। वो गधी के दूध में नहाती थी जिसके लिए सैकड़ों गधियों को तैयार रखा जाता था। उसका मेकअप रूटीन भी अनोखा था। शीशे से बने आईलाइनर और कुचले हुए बीटल से बने लिपस्टिक का इस्तेमाल करती थी। वो सिर्फ मेकअप नहीं पहनती थी बल्कि आकर्षण को एक जनरल की तरह हथियार बनाकर इस्तेमाल करती थी। उसकी ये सारी तैयारी सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं थी बल्कि राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन का हिस्सा था। लेकिन क्लियोपैट्रा की कहानी में एक अंधेरा पहलू भी था। कहा जाता है कि उसने कैदियों पर जहर के प्रयोग किए थे ताकि वो सबसे दर्द रहित
और सुंदर मौत का तरीका खोज सके। ये उसकी व्यवहारिक और कुछ हद तक क्रूर स्वभाव को दिखाता है। वो जानती थी कि राजनीति में हार का मतलब मौत हो सकता है और वो इसके लिए तैयार रहना चाहती थी। ये दिखाता है कि वो कितनी दूरदर्शी और व्यवहारिक थी, भले ही ये तरीका कितना भी डरावना लगे। अंततः ऑक्टेवियन के साथ युद्ध में हार के बाद क्लियोपैट्रा की मृत्यु हुई। 30 अगस्त 30 BCE को उसकी मौत हुई, संभवतः सांप के काटने से या जहर से। लेकिन ऑक्टेवियन ने उसकी छवि को बिगाड़ने के लिए भारी प्रचार किया। उसने एंटनी पर आरोप लगाया कि वो एक पूर्वी जादूगरनी के गुलाम बन गया है। चूंकि स्पष्ट रूप से रोमन पुरुष अपने फैसलों के लिए कभी जिम्मेदार नहीं होते, ये हमेशा महिला की आईलाइनर की गलती होती है। अगर इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है तो क्लियोपैट्रा की प्रेस कवरेज मूल रूप से कुछ बहुत कड़वे रोमनों द्वारा सभी कैप्स में लिखा गया एक बदनामी का अभियान था। लेकिन यहां एक विडंबना है। रोम ने क्लियोपैट्रा को घोटाले और मिथक के नीचे दबा दिया, लेकिन उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि वो हमेशा के लिए याद रखी जाए, क्योंकि आप इतिहास से मिटाए नहीं जाते, आप उसमें शहीद हो जाते हैं। आज भी हजारों साल बाद क्लियोपैट्रा का नाम शक्ति, बुद्धिमता और रहस्य का प्रतीक है। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक रणनीतिकार, एक भाषाविद, एक मां और एक ऐसी महिला थी जिसने अपने समय के सबसे शक्तिशाली पुरुषों को अपने आकर्षण और बुद्धि से प्रभावित किया। उसकी विरासत ये दिखाती है कि सच्ची शक्ति सिर्फ सेना या धन में नहीं, बल्कि बुद्धि, रणनीति और अपनी पहचान को मजबूती से स्थापित करने में होती है।